अभी तक हम लोग जो जेनेटिक्स हैं उसमें मेंडल्स के दोनों लॉ पढ़ चुके हैं। एक तो हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स पढ़ा है। इसके बाद हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके बेसिस पर उन्होंने अपने दो लॉ दिए थे। उन लॉ में से डेविएशन पाया गया जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा क्रॉस अन्य साइंटिस्ट लोगों ने अन्य पौधों पर किए तो उनको मेंडल जैसे रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए। इसको बोलते हैं मेंडल वास्य विचलन, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। इसमें दोनों में है, मोनोहाइब्रिड में भी है और डाइहाइब्रिड में। क्योंकि अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ा है, ठीक है, तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डेविएशन समझेंगे। इसमें 4-5 एग्जाम्पल्स हैं। इनमें पहला एग्जाम्पल है आपका अपूर्ण प्रभाविता, जिसको अंग्रेजी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। नंबर 2 है सह प्रभाविता, इसको अंग्रेजी में हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। तीसरा है बहुप्रभाविता, जिसको अंग्रेजी में प्लियोट्रोपिक कहते हैं। उसके बाद होते बहुविकल्पिता, उसको बोलते मल्टीपल एलील। और एक होता है आपका घातक जीन्स, लीदल जीन्स। ये हमारे 5 मोनोहाइब्रिड से डेविएशन है। इसमें आज हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए तो उनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जो जनरेशन थी उसमें मतलब डोमिनेंट जो पेरेंट्स वाला था, डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हुआ। तो इसको बोला था उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का नियम। सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जैसा मेंडल ने करा था वैसा का वैसे ही एक्सपेरिमेंट उनके जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे कोरेंस, उन्होंने एक प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम होता है 4 o'clock प्लांट। इसका बॉटनिकल नेम होता है मिराबेलिस जलापा, स्नैप ड्रैगन प्लांट भी बोलते हैं इसको। इस प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। जब उन्होंने इस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो उनको बिल्कुल ऑल टुगेदर रिजल्ट ऑब्टेंड हुए। वो मतलब एज पर द मेंडल्स ऑब्टेंड नहीं हुए। तो उन्होंने बताया कि जो मेंडल्स के लॉ हैं, जो मेंडल्स के नियम हैं, वो सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। इस फिनोमिनन को हम लोग डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म कहते हैं। और इसमें पहला है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एक क्वेश्चन भी, वन वर्ड क्वेश्चन भी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है। मेंडल ने निम्न में से किसकी खोज नहीं की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वेंटेड बाय मेंडल? उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है आपका प्रभाविता, मतलब डोमिनेंस, पृथक्करण, सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपवहन, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, और चौथा ऑप्शन आता है अपूर्ण प्रभाविता। तो मेंडल ने तो तीनों, तो उनके लॉ ही थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। बट उन्होंने
अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज नहीं की थी, एंड इट हैज बीन इन्वेंटेड बाय द कोरेंस। तो कोरेंस ने मिराबेलिस जलापा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बिल्कुल जैसा मेंडल ने सुझाई जो टेक्निक थी वैसे के वैसे उन्होंने क्रॉस किया। तो उनको वैसे जैसे मेंडल ने वो एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट ऑब्टेंड हुए थे F1 और F2 जनरेशन में, वो ऐसे उनको ऑब्टेंड नहीं हुए। इसलिए उन्होंने इस फिनोमिनन को नाम दिया, इस घटना को नाम दिया उन्होंने अपूर्ण प्रभाविता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये परीक्षा के अंदर 12th की बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन डेविएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपूर्ण प्रभाविता है। इसका प्रश्न कैसे आएगा एग्जामिनेशन के अंदर? ऐसा प्रश्न पूछते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अपूर्ण प्रभाविता की हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको क्रॉस करके समझाऊंगा। अपूर्ण प्रभाविता की या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो डेफिनेशन है वो ऐसी होती है कि जब हम एक जोड़ी विपरीत प्राय लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में दोनों जनकों का मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मतलब नाइदर ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। इस घटना को हम लोग अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे समझेंगे? व्हेन वी क्रॉस by taking single pair of contrasting character, the intermediate character of both the parents expressed in F1 generation, this phenomenon is called incomplete dominance, and it has been invented in the Mirabilis jalapa, that is also called 4 o'clock plant by कोरेंस। कोरेंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, और उन्होंने बहुत आगे जाकर इस प्लांट में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की भी खोज की थी। मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस मतलब मेंडल जो है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करते हैं, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियर जीन के अलावा साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले या क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले जीन्स भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और उनके कैरेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड extra nuclear inheritance or cytoplasmic inheritance, and it has been invented into the 4 o'clock plants also। तो ये कोरेंस के दो डिस्कवरी, बट अभी अपन जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते काय पे, अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, अपूर्ण प्रभाविता पे, ठीक है ना। तो ये जो मिराबेलिस जलापा है ना, बहुत ही जेनेटिक रिसर्च का प्लांट है ये। मतलब इस प्लांट के ऊपर केवल यही खोज नहीं की गई है, इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की भी खोज की गई। आपको नॉलेज होना चाहिए इसका, ठीक है ना। और इसको इसी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को ही प्लास्टिड इनहेरिटेंस या लवक जीन्स की वंशागति भी कहते हैं, या प्लास्टिड जीन्स की वंशागति भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके आपको मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बहुत काम आता है ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज अभी तो अपूर्ण प्रभाविता समझते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या हुआ, जैसे मेंडल ने कहा था कि सिंगल पेयर ऑफ कंट्रा, तो ऐसा कैसे ही जीन्स इन्होंने लिए मिराबेलिस जलापा के। उन्होंने मिराबेलिस जलापा के लाल और सफेद पुष्प के बीच में क्रॉस कराए। मतलब इस कैपिटल RR इसका जीनोटाइप है, और इसका फिनोटाइप था रेड, और इसका फिनोटाइप था व्हाइट, मतलब लाल और सफेद। ये आपके हो गए P1 मतलब पेरेंट्स 1, ठीक है। अब जहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है, समयुग्मजित अवस्था है, तो जहाँ से आएगा कैपिटल R, जहाँ से आएगा आपका स्मॉल r, ये कहलाएंगे आपके गेमिट्स मतलब युग्मक, ठीक है। इनके बीच में पॉलिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा, तो जहाँ पे होगा कैपिटल R स्मॉल r। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार अगर अपन देखें
तो मेंडल के अनुसार क्या आना चाहिए इस F1 जनरेशन प्लांट का फिनोटाइप? या तो रेड आना चाहिए या व्हाइट आना चाहिए, मतलब या तो लाल आना चाहिए, सफेद आना चाहिए, क्योंकि दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और एक का रिसेसिव होगा, जैसा कि मेंडल ने कहा था। बट यहाँ पे ना तो रेड कैरेक्टर अपीयर होता है ना व्हाइट होता है, यहाँ पर जो फ्लावर जो कैरेक्टर अपीयर होता है वो होता है पिंक। मतलब जहाँ पे कैरेक्टर आया क्या अपना F1 जनरेशन में, आपका पिंक कैरेक्टर आया है, ठीक है ना। ठीक है, F1 जनरेशन में, जबकि जहाँ आना चाहिए था या तो रेड या व्हाइट। फिर इसी जनरेशन के प्लांट को उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स के रूप में लेकर इनके बीच में क्रॉस कराया उन्होंने। ये P2 हो जाएंगे अपने, यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और जहाँ से भी दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना, ये कहलाएंगे अपने गैमेट्स। ठीक है, इसका इससे होगा क्रॉस तो ये कहलाएगा कैपिटल आर आर, ये कहलाएगा रेड। ठीक है, इसका इससे ऑब्टेन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होगा पिंक। इसका इससे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या प्राप्त होगा, पिंक। और ये आपका होगा स्मॉल आर आर, ये होगा आपका व्हाइट। ये अपनी कौन सी जनरेशन कहलाएगी, F2 जनरेशन कहलाएगी। ठीक है, अब अपने यहाँ पे अगर अपन इसका जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे और फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो जीनोटाइप कैपिटल आर आर कितनी बार है, एक बार, है ना। तो जहाँ पे अपन लिखेंगे जीनोटाइप रेशियो, लिखेंगे एक, है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार है, दो बार, दो। और स्मॉल आर आर कितनी बार है, एक। अगर फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे अपन तो रेड कितनी बार है, एक। पिंक कितनी बार है, दो। और व्हाइट कितनी बार है, एक। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो क्या आएंगे, 1:2:1, है ना। जबकि मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जब उन्होंने पी प्लांट के मतलब मटर के रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस कराया था, तो वहाँ जीनोटाइप रेशियो तो प्राप्त हुआ था अपना 1:2:1, बट फिनोटाइप रेशियो वहाँ प्राप्त हुआ था 3:1। तो मेंडल से ये बिल्कुल ऑल टुगेदर रिजल्ट ऑब्टेन हुए, जबकि उन्होंने जो मेंडल के द्वारा जो सुझाई गई टेक्निक थी उसी टेक्निक से उन्होंने ये क्रॉस किया। ठीक है ना, कौन से साइंटिस्ट ने, कोरेंस ने। इस फिनोमिनान को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, और ये खोजी गई किसमें, अपने मिराबेलिस जलापा प्लांट के अंदर, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट कहते हैं। फिर इसी टाइप का जो क्रॉस है साइंटिस्ट लोगों ने केटल्स में कराया, मतलब पशुओं में करवाया, मवेशियों में करवाया। इस फिनोमिनान को नाम दिया गया कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। उसमें और अलग टाइप का कैरेक्टर ऑब्टेन हुआ, तो उन्होंने बताया कोडोमिनेंस को या सह प्रभाविता को ऐसे बताया उन्होंने कि जब, अब इसमें तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा है, मध्यवर्ती लक्षण। उसमें क्या होता है, कोडोमिनेंस में जो दोनों जनक होते हैं, मतलब जो दोनों पेरेंट्स होते हैं, उनका बराबर कैरेक्टर आता, बराबर इफेक्ट आता है F1 जनरेशन में। इस फिनोमिनान को हम लोग बोलते कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं और यदि दोनों जनकों के समान लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इस फिनोमिनान को, इस घटना को सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। इंग्लिश में कैसे हो जाएगा, when we cross by taking single pair of contrasting character, the equal effect of both the parents appear in the F1 generation, this phenomenon is called codominance, है ना। और ये कोडोमिनेंस
केटल्स में मतलब मवेशियों में खोजी गई। इसके लिए उन्होंने क्या काम करा, एक तो आपका रेड और एक व्हाइट, मतलब दो टाइप के मवेशी लिए, मतलब दो टाइप के पेरेंट्स लिए। इसका एक का रेड कलर था और एक का व्हाइट कलर था। तो जो F1 जनरेशन है, उस F1 जनरेशन में प्राप्त होता रोन, जिसको हम लोग बोलते चितकबरा, मतलब दोनों पेरेंट्स के बराबर इफेक्ट उस केटल्स में आते हैं, उस मवेशी में आते हैं। इस घटना को हम लोग कहते हैं सहप्रभाविता रोन, मतलब सॉरी, रोन को बोलते हैं सहप्रभाविता या कोडोमिनेंट कैरेक्टर। और ये घटना किस में खोजी गई, मवेशियों में खोजी गई। और सहप्रभाविता किस में खोजी गई थी, मिराबेलिस जालापा में। तो कभी कभी क्या काम करते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूं। अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों जनकों का मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। इंटरमीडिएट कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स अपीयर इन द F1 जनरेशन। और जो सहप्रभाविता होती है, कोडोमिनेंस होता है, उसमें दोनों जनकों का समान प्रभाव या समान लक्षण F1 जनरेशन में उत्पन्न होता है, मतलब दोनों जीन्स का इफेक्ट इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता की खोज की गई पौधों में, जैसे मिराबेलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट। और सहप्रभाविता की खोज की गई किसमें, अपने केटल्स में। तो ये डिफरेंस है किसमें, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में। तो सहप्रभाविता भी परीक्षा के अंतर्गत आती है। तो सहप्रभाविता में क्या हो जाएगा, उसमें प्लांट में नहीं की गई, उसमें एनिमल्स में की गई। तो यहाँ पे ये पिंक नहीं आएगा। ये जैसे रेड एनिमल था और एक व्हाइट एनिमल था, वो इसमें उसका रेड का जीनोटाइप था कैपिटल आर आर और व्हाइट का जीनोटाइप था स्मॉल आर आर। इसमें से कैपिटल आर जीन आया और इसमें से स्मॉल आर आया गैमेट्स में। उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमेट्स के बीच में, स्पर्म और ओवम के बीच में। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या आना चाहिए थी, या तो आपकी आना चाहिए थी रेड या आना चाहिए थी व्हाइट। यहाँ पे आता रोन, रोन का मतलब होता चितकबरा। ठीक है ना। फिर इन रोन एनिमल के बीच में अगली जनरेशन में इनको पेरेंट्स के रूप में यूज करके उन्होंने क्रॉस किया, तो उनको ये इसी टाइप से प्राप्त हुआ जैसे अभी ये हेट्रोजाइगस है। तो जहाँ दो टाइप के गैमेट बनेंगे इसमें, तो ये कैपिटल आर आर आएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका रेड, ये हो जाएगा रोन, ये हो जाएगा रोन, और ये हो जाएगा आपका व्हाइट। ठीक है, मतलब दो रोन प्राप्त होंगे, एक रेड प्राप्त होगा और एक व्हाइट प्राप्त होगा। और इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जस्ट लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:2:1, 1:2:1 प्राप्त होगा। इससे क्या बात प्रूफ होती है कि जो मेंडल थे, उन मेंडल के जो लॉ थे, वो मेंडल के जो मतलब जो मेंडल ने जो जैसा नियम सुझाए थे, वे नियम सही भी जगह एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वो ऐसे के ऐसे ही इफेक्ट सभी जगह प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना। इसको बोलते हैं मेंडलवाद से विचलन या डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। इसमें आज हम लोगों ने अभी ये दो पढ़े हैं। एक पढ़ा है अपन ने अपूर्ण प्रभाविता, जिसको अंग्रेजी में अपन ने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक कहा अपन ने, एक जो पढ़ा वो पढ़ा अपन ने सहप्रभाविता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कोडोमिनेंस। ऐसी और भी बहुत सारे तीन और हैं। तीन और में एक तो आपका बहुप्रभाविता है, जिसको अंग्रेजी में प्लियोट्रोपिक कहते हैं। एक आपका घातक जीन्स है, लीदल जीन्स है। और एक आपका बहुप्रभाविता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मल्टीपल एलील कहते हैं। और ये तीनों जब हम पढ़ेंगे तो इन तीनों में एक चीज कॉमन होगी कि तीनों ह्यूमन बीइंग के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब जैसे मल्टीपल एलील वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर है, बहुविकल्पिता जैसे मनुष्य है, अपन लोग ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस, मतलब ब्लड ग्रुप की जो वंशागति होती है, वो मल्टीपल एलील का बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कैरेक्टर एक ही है ब्लड ग्रुप,
ठीक है ना, पर उसका जीनोटाइप 4 टाइप के होते हैं, मतलब एक कैरेक्टर और उसके जीनोटाइप 4 टाइप के, ठीक है। जैसे जनरली ब्लड ग्रुप अपने अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, और एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं वो भारत में आपको या पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। एक तो ए ब्लड ग्रुप वाला, एक बी ब्लड ग्रुप वाला, एक ए बी वाला और एक ओ ब्लड ग्रुप। इनमें से जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो इंडिया में रेयर है, ठीक है ना, समझ में आए कि नहीं। भारत की टोटल पॉपुलेशन का मतलब भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है मान के चलो 150 बिलियन से है, तो उसका केवल 2 से 4% जो वो टोटल पॉपुलेशन का 2 से 4% केवल आपको ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। मेजोरिटी में आपको मतलब आप ढूंढोगे तो आपको ए बी या ए मतलब ओ ब्लड ग्रुप के लोग ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो ब्लड ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये मतलब ये इसकी इनहेरिटेंस मल्टीपल एलिलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी टाइप से घातक जीन्स है। घातक जीन्स में हम लोग सिकल सेल एनीमिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है जिसको हिंदी में हस्याकार रक्त अल्पता कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की जो आरबीसीज होती है वो सिकल सेल्ड हो जाती है, मतलब हाफ मून शेप्ड हो जाती है। इसी प्रकार से एक बीमारी, इसी बीमारी का जो सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल घातक जीन्स में भी मिलता है और बहुप्रभाविता में भी मिलता है, मतलब प्लियोट्रॉपिक में भी मिलता है, ठीक है ना। अब ये एक तो बीमारी मैंने आप लोगों को बताई है, कौन सी अभी आपको बताई मैंने, सिकल सेल एनीमिया, जो हमारे ब्लड से रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आज। अब आपका होमवर्क है ये, किन्हीं दो ब्लड से रिलेटेड, किन्हीं दो ब्लड से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जो अनुवांशिक हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में डालना कि कौन सी ऐसी दो बीमारियां हैं जो जेनेटिकल होती है, मतलब अनुवांशिक होती है और ब्लड से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। एक तो मैंने अभी आपको बताई थी हस्याकार रक्त अल्पता, सिकल सेल एनीमिया। अब दो बीमारियों का आपका टास्क है कि उन बीमारियों को आप बुक से सर्च करें, है ना, और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है उनको, ठीक है ना। उन बीमारियों के नाम आप लोग कमेंट में शेयर करें, ठीक है ना। अब बाकी की जो 3 बीमारियां, 3 जो अपना फिनोमिनॉन है, एक तो घातक जीन्स, बहुप्रभाविता और बहुविकल्पिता, मतलब इंग्लिश में लीदल जीन्स, प्लियोट्रॉपिक और मल्टीपल एलील, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो दो मैंने होमवर्क दिया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।